वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ साइंस अमरेली में ऑनलाइन शिक्षा में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। विद्यार्थी मित्रों, हमने पिछले वीडियो लेक्चर तक हमारा चैप्टर नंबर जो 22वां था, जिसका दूसरा पार्ट यानी कि वीरों का कैसा हो वसन, जिनके बारे में हमने अध्ययन किया था। उसके बाद आज हमारा ये जो व्याकरण का या तो ग्रामर का जो टॉपिक है, जो दोस्तों आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण एक टॉपिक है, जिसका नाम है संधि। यानी कि आज के वीडियो लेक्चर में हम संधि के बारे में अभ्यास करेंगे। यानी कि संधि क्या होता है। मूलतः देखा जाए तो संधि का जो हमेशा मान सकते हैं कि संधि दो वर्णों के मेल से या तो दो शब्दों के मेल से उत्पन्न विकार को हम सामान्य तौर पर संधि कहते हैं। यहाँ पर हमारी 9वीं कक्षा में कुल मिलाकर संधि के 3 प्रकार है। एक है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी 9वीं कक्षा में हमें हमारी किताब में, हमारे पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 105 के ऊपर जो स्वर संधि का एक टॉपिक दिया गया है, जिस के बारे में, यानी कि स्वर संधि क्या होती है, उसके कुल मिलाकर 5 भेद हैं, जिनके बारे में आज हम अभ्यास करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें जान लेना आवश्यक है, जान लेना हमें ये जरूरी है कि भाई संधि क्या होता है। तो सबसे पहले दोस्तों, ये टॉपिक हम आपके सामने सारा का सारा टॉपिक यहाँ पर बोर्ड पर लिखकर आपको समझाने का कोशिश करूँगा। आप भी इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से अपनी कॉपी में या तो अपनी बुक में पूरे का पूरा जो संधि का टॉपिक है, उसका जो कई भेद है और उसके उदाहरण जो मैं यहाँ पर आपको लिखकर समझाने की कोशिश करूँगा, वह आप भी लिखकर उसे अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो संधि का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों, यहाँ पर लिखते हैं कि संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल, यानी कि एक प्रकार का जोड़ा। मेल अर्थात जब दो निकटवर्ती ध्वनियां आपस में मिल जाती है, और एक नया रूप धारण करती है, तब उसे संधि कहते हैं।
उदाहरण लिखते हैं, सूर्य प्लस उदय यानी कि सूर्योदय। दूसरा उदाहरण है लोक प्लस उक्ति यानी कि लोकोक्ति। तीसरा उदाहरण है हिम प्लस आलेख अर्थात हिमालय। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे हमने संधि के बारे में आपको परिभाषा में, संधि का शाब्दिक अर्थ ये होता है कि मेल, अर्थात मेल का अर्थ जब दो निकटवर्ती ध्वनियां यानी कि दो पास पास की, निकटवर्ती यानी कि दो नजदीक की, दो पास पास की ध्वनियां यानी कि दो पास पास के जो वर्ण होते हैं वह आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर जो नया रूप धारण करते हैं उसे हम संधि कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर सूर्य प्लस उदय यानी कि सूर्य एक ध्वनि है, उदय एक ध्वनि है, दोनों का आपस में मेल हुआ, दोनों का आपस में संधि हुआ है तो करार हुआ, इसलिए जो नया शब्द बना उसे हम क्या कहेंगे, सूर्योदय। इसी प्रकार लोक प्लस उक्ति अर्थात लोकोक्ति, हिम प्लस आलय अर्थात हिमालय। तो यहाँ पर संधि दो शब्दों की जोड़ने की जो क्रिया है जिसे हम सामान्य तौर पर उसे संधि कहते हैं। तो दोस्तों संधि के मूलतः तीन रूप है। कितने रूप है? तीन रूप है। कि संधि के तीन रूप है, या तो संधि के तीन, और यहाँ पर भेद लिखेंगे कि संधि के तीन भेद है, जिसका नाम है पहला स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा भेद है विसर्ग संधि। तो इन प्रमुख तीन भेद, पहला भेद है स्वर संधि, दूसरा भेद है व्यंजन संधि और तीसरा भेद है विसर्ग संधि। यानी कि जब दो स्वरों का मेल होता है, स्वर के स्वर साथ स्वर जुड़कर जो नया रूप, नया शब्द का निर्माण होता है, तब वह स्वर संधि बनती है। यहाँ पर दो व्यंजनों का मेल होता है तो दो व्यंजनों के बीच की जो संधि होती है तो नए शब्द का जोड़ान होता है, तब वह व्यंजन संधि कहलाती है। और इसी प्रकार विसर्ग संधि में दो विसर्ग का जोड़ान यानी कि दो विसर्गों का मेल हमें दिखाई देता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर हमें जो हमारे पाठ्यक्रम में दिया गया जो टॉपिक है स्वर संधि, तो यहाँ पर हम स्वर संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। स्वर संधि के प्रमुखतः कुल 5 भेद है, जिसको हम यहाँ पर एक टॉपिक बनाकर लिखते हैं कि भाई जो पहला है स्वर संधि। तो स्वर संधि के कुल 5 भेद है। कितने? स्वर संधि के 5 भेद है। तो पहला भेद क्या है? तो यहाँ पर हम यहाँ पर पांचों का जो क्रम से लिखे, तो पहला भेद है कि भाई दीर्घ संधि, गुण संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा भेद है वृद्धि संधि, और 4 नंबर है यण संधि, और नंबर
नंबर 5 है अयादी संधि। तो अब दोस्तों फिर से इसे हम संक्षेप में समझने का प्रयास करें तो अपने कि संधि क्या होती है, कि संधि का शाब्दिक अर्थ है क्या होता है, मेल। मेल यानी कि जब दो निकटवर्ती ध्वनियां या तो जब निकटवर्ती दो शब्द, दो वर्ण आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ जुड़कर या तो मिलकर एक नया रूप धारण करता है, तब उसे हम संधि कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर उदाहरण देखे, सूर्य धन उदय प्लस सूर्योदय, लोक धन उक्ति अर्थात लोकोक्ति नया शब्द बना, हिम धन आलय अर्थात हिमालय एक नया शब्द बना। उसी प्रकार संधि के कुल 3 भेद है, जिसमें पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी 9वीं कक्षा में हमें ये जो पहला एक टॉपिक है स्वर संधि, उसका हमें विस्तार से अध्ययन करना है। यानी कि जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया कि स्वर संधि के कुल मिलाकर 5 भेद बताए गए। उसमें पहला भेद है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा है अयादी संधि, जो कि आपकी किताब में भी ये 5 टॉपिक संधि के प्रमुख यानी कि स्वर संधि के प्रमुख भेद के रूप में बताए गए। तो दोस्तों इन 5 प्रकारों को हम उसकी विशेषता क्या है कि दीर्घ संधि क्या होती है, दीर्घ संधि की विशेषता क्या है, दीर्घ संधि कब बनती है, उसका हम विस्तार पूर्वक उसकी परिभाषा या तो उसके जो नियम है और नियम के साथ साथ उसका उदाहरण यहाँ पर विस्तार से हम लिखकर समझेंगे। तो पहला प्रकार हम यहाँ पर समझते हैं कि वे दीर्घ संधि। तो नंबर 1 दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? दीर्घ संधि। तो सबसे पहले दीर्घ संधि की नियम के बारे में हम जानकारी लेंगे। जब ह्रस्व या दीर्घ, जब ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ से, ये जो हमारे ह्रस्व शब्द है जैसे कि अ ई उ, वो कौन से शब्द है? ह्रस्व शब्द है। और से परे अ ई उ जब ह्रस्व या दीर्घ जिसमें अ ई उ से परे क्रमशः अ ई उ, क्रमशः अ ई उ आए तो दोनों मिलकर कि भाई दीर्घ संधि में जब ह्रस्व स्वर, ह्रस्व या दीर्घ यानी कि अ ई उ से परे क्रमशः अ ई उ आए तो दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं? आ ई उ, अर्थात आ ई
दोस्तों में इसमें याद ये रखना है कि भाई दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है। तो दीर्घ स्वर संधि में कि भाई ह्रस्व या दीर्घ यानी कि अ छोटा है यानी कि ह्रस्व है, ई ह्रस्व है, उ ह्रस्व से परे क्रमशः अ ई उ आए तो दोनों मिलकर आ दीर्घ हो जाता है, ई दीर्घ हो जाता है और उ दीर्घ हो जाता है। यानी कि अ के साथ अ जुड़ता है तो आ बन जाता है, ई के साथ ई जुड़ता है यानी कि ह्रस्व ई के साथ ह्रस्व ई जुड़ता है तो दीर्घ ई बनता है, ह्रस्व उ के साथ ह्रस्व उ जुड़ता है तो दीर्घ उ बन जाती है। जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ पर हम देखें तो कि भाई शास्त्र प्लस अर्थ या तो शास्त्र धन अर्थ शब्द क्या बना शास्त्रार्थ। दूसरा उदाहरण है धर्म धन अर्थ और नया शब्द बना धर्मार्थ। उसके बाद तीसरा शब्द है सूर्य प्लस अस्त अस्त नया शब्द बना सूर्यास्त। तो इसी प्रकार यहाँ पर और उदाहरण देखें तो वे जैसे कि इन तीनों दृष्टांत में तीनों उदाहरण में हम देख सकते हैं कि शास्त्र એટલે કે यहाँ जो त्र है और यहाँ पर अ है दोनों ये क्या है ह्रस्व यानी कि अ प्लस अ दोनों का क्या हो गया आ हो गया। जैसे कि यहाँ पर नियम में हमने देखा कि भाई अ ई उ से परे क्रमशः अ પછી અ આવતો હોય ઈ પછી ઈ આવતો હોય અને ઉ પછી ઉ આવતો હોય તો ક્રમશઃ આ રીતના શબ્દો કે શાસ્ત્રની અંદર ત્ર તો અ આવે છે પછી અહીંયા અર્થની અંદર અ આવે છે તો અ પ્લસ અ બરાબર શું બનશે આ બનશે यानी कि શાસ્ત્રાર્થ શાસ્ત્રાર્થની અંદર આ આવી ગયો દીર્ઘ આવ્યો। એવી જ રીતે અહીંયા धर्म प्लस अर्थ तो धर्मार्थ अ प्लस अ बराबर आ हुआ। इस पर सूर्य प्लस अस्त तो सूर्य के अंदर मित्रों आवशे अ आवशे अस्त तो अ प्लस अ इसका क्या होता है आ होता है। इसी प्रकार हम ह्रस्व ई के और उदाहरण देखते जैसे कि रजनी प्लस ईश रजनी प्लस ईश यहाँ की रजनीश। तो यहाँ पर देखिए यहाँ नी कैसा है दीर्घ है और यहाँ पर ई कैसा है ह्रस्व है यानी कि ये दोनों दीर्घ है। तो इसका कौन सा शब्द बनेगा कि भाई जैसे कि ई प्लस ई हुआ तो शब्द क्या बन गया ई रजनीश नी में क्या लगा दीर्घ ही लग गया। इसी प्रकार भानुदय भानु प्लस उदय जैसे भानुदय हो गया तो यहाँ पर क्या हुआ कि भाई उ प्लस उ क्या हुआ उ बड़ा हो गया। जैसे फिर से एक बार हम इस पर ध्यान से देख ले तो क्रमशः अ ई उ से परे क्रमशः ह्रस्व ई अ ई उ आए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ दीर्घ ई और दीर्घ उ हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर त्र में अ प्लस अ शास्त्रा यहाँ पर धर्म अर्थ म એટલે કે अ प्लस अ तो धर्मार्थ यहाँ पर य सूर्य तो अ प्लस अ तो सूर्यास्त या बड़ा हो गया। इसी प्रकार रजनीश शब्द में भी इस प्रकार रजनी तो यहाँ ई प्लस ई हुआ तो इश तो यहाँ पर नी क्या हो गया दीर्घ हो गया। इसी प्रकार उ प्लस उ यानी कि दोनों उ यहाँ पर है जिस प्रकार उ और उ दोनों मिलता है तो क्या बन जाता है दीर्घ हो जाता है। इसलिए भानुदय यहाँ पर नु शब्द जो है वो कैसा है ह्रस्व है उ से वो भी ह्रस्व है। यहाँ पर भानुदय शब्द लिखा हुआ कौन सा शब्द बन गया दीर्घ बन गया। तो इसी प्रकार की जो दीर्घ संधि होती है उसकी विशेषता है। इसी प्रकार दोस्तों आप दीर्घ संधि के बारे में आप
कुछ ऐसे नियम को याद रखकर आप आसानी से उस टेक्निक को या तो आसानी से इस संधि को सरलता से समझ सकते। उसके बाद का जो दूसरा प्रकार है जिसका नाम है, जैसे कि हमने लिखा था कि भाई दूसरे प्रकार है गुण स्वर संधि। नंबर 2 है गुण स्वर संधि। तो इसका नियम है कि भाई इसमें अ आ के बाद इसमें अ आ के बाद ह्रस्व ई और दीर्घ, यहाँ पर जो छोटा अ और बड़ा यानी कि अ आ के बाद ई हो तो दोनों मिलकर हो तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? कि भाई अ के बाद आ आएगा या तो ह्रस्व ई के बाद दीर्घ आएगा तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। यदि दूसरा नियम ऐसा है कि भाई यदि अ आ के बाद उ यानी कि ह्रस्व उ और दीर्घ उ हो तो दोनों मिलकर ओ हो जाता है। क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर अ आके बाद ह्रस्व ई दीर्घ ई हो तो दोनों मिलकर ए बन जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर अ आके बाद उ या तो दीर्घ उ हो तो दोनों मिलकर ओ बन जाते हैं। जिसके लिए हम उदाहरण देखते हैं। यदि अ आके बाद, और तीसरा नियम है यदि अ आके बाद रू हो तो इसका क्या बनेगा? अर हो जाता है। अर हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें गुण स्वर संधि में 3 बातें प्रमुखतः याद रखनी पड़ेगी। अ आके बाद ई या तो ई हो तो इसका ए बन जाएगा। अगर अ आके बाद उ या तो दीर्घ उ हो तो इसका ओ बन जाएगा। और इसके बाद अ आके बाद कदाच यानी कि शायद रू हो तो उसका कौन सा शब्द बनेगा? और शब्द बनेगा। जिसका यहाँ पर तीनों का उदाहरण देखते हैं कि उदाहरण पर क्रमशः पहला उदाहरण हम देखते हैं नर प्लस इंद्र। नर प्लस इंद्र क्या हो गया? नरेंद्र। जैसे हमने नियम देखा कि भाई अ आके बाद यहाँ पर नर, अ के बाद क्या है? ई है, तो इसका क्या हो गया? ए बन गया। अर्थात नर प्लस इंद्र इसका नरेंद्र हो गया। यानी कि अ आ यानी कि अ के बाद अ आया तो इसका ए हो गया तो नरेंद्र शब्द बना। दूसरा उदाहरण है कि भाई महा प्लस इंद्र, महा प्लस इंद्र तो महेंद्र बना। यानी कि आ के बाद ई आया
तो भी ए बना, और अ के बाद ई आए तो भी ए बनता है। इसलिए यहाँ पर नियम हमें देखना पड़ेगा, आ के बाद ई या तो ई हो तो दोनों मिलकर ए बन जाता है। जैसे हमने यहाँ पर समझा कि भाई ए बन जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर महा तो आ के बाद ई आया तो भी उसका ए बन जाता है, जिसका नया शब्द बनेगा महेंद्र। उसके बाद तीसरा उदाहरण है महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव तो क्या बनेगा महोत्सव। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा दूसरा नियम, अ आ के बाद उ या तो उ हो तो दोनों मिलकर ओ बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर महा तो यहाँ पर क्या है आ है, उसके बाद क्या आया हस्व हुआ आया तो दोनों मिलकर क्या बन गया ओ बन गया। इसलिए महा उत्सव का क्या हो गया महोत्सव। जैसे दोस्तों ये वाला ओ यहाँ पर हमें बनता हुआ दिखाई देता है। तीसरा और एक और उदाहरण लेते हैं, जल प्लस उर्मी, जल धन उर्मी तो क्या बनेगा जलोर्मी। क्या बन गया जलोर्मी। देखो कि जल प्लस यानी कि अ के बाद रू आया जलोर्मी, जल प्लस उ अर्थात जलोर्मी। और उसके बाद का एक और उदाहरण देखते हैं कि भाई देव प्लस ऋषि, नंबर 4 देव प्लस ऋषि क्या बन गया देवर्षि बन गया। उसी प्रकार महा प्लस ऋषि, महाधन ऋषि, इसका अर्थ होगा महर्षि। तो जिस प्रकार ये तीसरा नियम हमने देखा, अ आ के बाद रू हो तो अर्ब हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर देव यानी कि अ के बाद क्या है रू है तो क्या बना अर बना देवर्षि शब्द। जैसे कि दोस्तों हम लगते हैं देवर्षि तो और बना देवर देवर्षि और। इसी प्रकार महा प्लस ऋषि यानी कि यहाँ पर आ के बाद रू आया इसलिए क्या बना महा प्लस ऋषि अर्थात महर्षि। तो इसी प्रकार इस संधि के जो यहाँ पर दिए गए गुण स्वर संधि उसमें कुछ जो 3 नियम याद रखने के बाद आप किसी भी प्रकार की संधि हो उसका मिलाप हो या तो उसको छोड़ना हो या तो तोड़ना हो अच्छी तरह से उसके इस नियम के आधार पर गुण स्वर संधि को आप याद रख पाएंगे सीख पाएंगे। आपको केवल याद ये रखना है अ आ के बाद ई हो तो इसका ए बनता है और अ आ के बाद उ या तो दीर्घ हो तो उसका ओ बनता है और जैसे कि अ आ के बाद रू हो तो उसका क्या बनता है और बनता है। जैसे कि इन 5 उदाहरणों में हमने देखा पहला नरेंद्र महेंद्र ये जो पहले नियम वाला उदाहरण है, उसके बाद महोत्सव जलोर्मी ये दूसरे नियम वाला उदाहरण है, उसके बाद ये नंबर 5 और 6 दोनों उदाहरण है अ के बाद रू आता है लेकिन देव प्लस ऋषि महा प्लस ऋषि ये जो तीनों का दो उदाहरण के आधार पर हम अच्छी तरह से उसे समझ पाएंगे कि भाई यहाँ पर अ के बाद या तो आ के बाद रू आता है तो और शब्द का प्रयोग होता है और संधि जब बनती है तब वो देवर्षि या तो महर्षि शब्द बनता है। तो इसी प्रकार विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर जो स्वर संधि के कुल 5 प्रकार है और इसके बारे में आज हमने प्रमुख 2 आज के वीडियो लेक्चर में उसके नियम और उसके उदाहरण के बारे में अभ्यास किया। अब अगले वीडियो में इसके जो बाद के जो 3 जो प्रकार है जिसमें वृद्धि स्वर संधि यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि इन तीनों संधियों का अध्ययन हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। और साथ ही आप लोगों को ये जो मैंने बोर्ड वर्क पर आपको पहले ही बताया था इसी प्रकार बताया था उसी प्रकार आप बोर्ड पर जो लिखा है उसी प्रकार अपनी बुक में लिखकर उस नियम को याद रखकर आप किताब में कई और उदाहरण भी दिए गए जिसे भी आप देखकर ज़्यादातर उसे समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।